नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले अपने साथ एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी को जोड़ते हैं। पुखराज जी नमस्कार। एक तो मॉनसून में यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का, और माना यह जा रहा है कि शायद इस वीकेंड से कुछ बारिशें आएंगी वेस्टर्न और साउथ इंडियन मार्केट्स में। लेकिन जहाँ तक सेंट्रल इंडिया की बात है, नॉर्थ की बात है, यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। 40 से 45 डिग्रीज माना जा रहा है कि कई इलाकों में, हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ में देखने को मिला है। एक तो मॉनसून को लेकर आपका क्या सेंस है, और दूसरा जो इम्पैक्ट हमने इसका शुरुआत में गुआर पे आता हुआ देखा था, वो भी अब थोड़ा सा ईज ऑफ हो रहा है। कैसे देखते हैं आप तालमेल मौसम का गुआर के साथ? देखिए मनीषा जी, जो साल में एक बार 9 तपा होता है, उसके अंदर 9 दिन लगातार गर्मी पड़ती है, ऐसा मानते हैं। तो वो इस साल वो गर्मी नहीं पड़ी, उन 9 दिनों में आंधी बरसात लगातार रही। तो ये वैसे देखें तो संकेत शुभ नहीं है। पर जिस तरह की गर्मी अभी पड़ रही है, जो 9 तपा में पड़नी चाहिए थी, आज गंगानगर 50.5 था पारा, तो बीकानेर 46 था, तो 46-47 के आसपास ये पारा पश्चिमी राजस्थान में पूरे में चल रहा है। और इसका हीट वेव का रेड अलर्ट भी है। तो ये जो मौसम अभी चल रहा है, उससे ये आशंका बनी हुई है कि पता नहीं आगे मौसम किस तरह से रहेगा। और मौसम के साथ में जो बांधों का एरिया है, जैसे पोंग है, भाखड़ा है, उसके अंदर जो पानी की आवक है, उस तरफ भी इस बार बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। तो मानसून कैसा रहेगा इस पे निर्भर करेगा। अभी तो अनिश्चितता बनी हुई है, पर इसको लेकर ग्वार के अंदर कोई उत्साह या कोई निराशा अभी ऐसा कुछ नहीं है मनीषा जी। पुखराज जी, अगर जस्ट प्लेन प्राइसेस के तौर पर भी देखूं तो पिछले 1 महीने का जो मैं चार्ट देख रही हूं, वहां पर हमने करीबन 3% का इजाफा गुआर में आता हुआ देखा है। लेकिन इस साल में अब तक 8% की गिरावट है। अगर पिछले 12 महीने का भी चार्ट जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, वहां पर भी 8 से 9% की गिरावट ही देखने को मिली है। आपको लगता है सपोर्ट इन लेवल्स पे आएगा, या फिर यही जो रेंज बाउंड ट्रेंड है, थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ये आगे चलेगा? जी मनीषा जी, ग्वार एकदम निराशाजनक कमोडिटी बनी हुई है। ये पिछले 13 सालों से तेजी के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी इसकी लास्ट तेजी 2012 में आई थी। 2012 के बाद में लगातार धीरे धीरे इसकी तेजी में डाउनफॉल आता रहा है। हर साल लोगों ने इस पे नुकसान किया है। अभी भी ग्वार जो स्टॉक से लगभग 40-45 लाख बोरी निकला है, वो सारा का सारा बहुत बड़े घाटे से निकला है। कुछ की तो पूंजी ही खत्म हो गई ब्याज में और ये गोडाउन रेंट में, क्योंकि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल पुराने तक के ग्वार अभी इन दिनों में बिक रहे हैं और वही सप्लाई दे रहे हैं। तो ये जो 12 साल जो निराशाजनक रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, इस साल एक नई प्रवृत्ति बनी। जो लोग ग्वार का स्टॉक कर रहे थे वो ग्वार से हट गए और ग्वार का स्टॉक बाहर निकला, वो दूसरी जगह चले गए। कोई शहरों में या शिफ्ट हुआ है, तो कोई दूसरी कमोडिटी के अंदर शिफ्ट हो गया है। तो ये ट्रेड शिफ्ट हुआ, जिसका पहले इस साल अनुमान नहीं था कि लोग इस तरह से इतना घाटा खाकर भी अपने स्टॉक का ग्वार बेच देंगे, ऐसा अनुमान नहीं था। पर इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े घाटे से भी अब लोगों ने बेचना शुरू किया है। तो वही सप्लाई बनी हुई है। तो आगे जाके यदि अगली फसल कम होती है, अगला मानसून कम रहता है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर फिर तेजी देखेंगे। मनीषा जी, एक होता है कि जिस कमोडिटी के अंदर कोई मिठास नहीं हो या नफा नहीं दिखता है, तो फिर लोग उसके नजदीक नहीं आते हैं। यही ग्वार के साथ हो रहा है मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि 2012 के बाद हमने कोई बुलिश साल यहाँ पर गुआर के लिए आता हुआ नहीं देखा, तो मुनाफे में नहीं बल्कि लॉस में यहाँ पर लोगों ने अपना एग्जिट किया है। एक और कमोडिटी जो यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट्स में है, एक सेगमेंट रादर, वो है मसालों को लेकर, और विद इन दिस हमने कुछ उत्साह ज़रूर बनता हुआ देखा है। पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर काफ़ी उठापटक रही है। अब इस साल की अगर बात की जाए तो जीरा में कुछ बहुत सपोर्ट है, हल्दी को लेकर थोड़ी सी असमंजस ज़रूर बनी हुई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए मनीषा जी, जीरा ने भी मुझे एक इसके साथ ग्वार के साथ ही ये जीरा का जो सवाल आया, ये बहुत अच्छा हुआ कि जीरा में भी जो 65,000 67,000 रुपए के भाव बने थे, जिस तरह से ग्वार के बने थे 2012 में, वही तकलीफ दे रहे हैं। मतलब उसके मुकाबले आज 20,000 के 65,000 के मुकाबले 20,000 के अंदर भाव का होना, तो निश्चित रूप से लोगों को आश्चर्य तो करता ही है। पर उसके साथ में ये भी हुआ है कि लोगों ने भाव देख के 25,000 पे, 24,000 पे, 23,000 पे अच्छी बड़ी क्वांटिटी के अंदर इस जीरे को स्टॉक कर लिया है। तो वो लोग बहुत तकलीफ में हैं अभी।
मतलब जिस समय ये 65,000 था, उस समय डेली 3,000 रुपए की तेजी मंदी आती थी। उस समय उतनी तकलीफ नहीं देख रहे थे जो तकलीफ आज देख रहे हैं। मतलब पहले जो ग्वार हॉट कॉमोडिटी हुआ करता था, जिस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ करता था, वो तो शांत हो गया। अब उसकी जगह जीरे ने ले ली। अब जीरे में हल्ला गुल्ला ज्यादा है। तो जीरे में भी ऐसा है कि कोई बड़ी तेजी की संभावना निकट में फिलहाल दिखाई नहीं देती। कि लोगों का मानना है कि चाइना जो फसल पिछली बार 40,000 टन की हुई थी, वो इस बार 75,000 से 1,00,000 टन के आसपास हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। अगर वो फसल इस तरह से हो जाती है तो अपना एक्सपोर्ट है ना इंडिया का, जो पिछले साल 44 लाख बोरी हुआ था, वो इस बार घटेगा। खुद की इंडिया की खपत 50 लाख बोरी है और फसल हमारी 90 से 95 लाख बोरी के आसपास है। और कैरी ओवर है पिछले साल का, वो 25 लाख के आसपास। तो इसमें बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। यह भी पूरे साल तकलीफ देने वाली कमोडिटी बन सकती है मनीषा जी, स्टॉकिस्ट के लिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और आपकी बात बिल्कुल सही है पुखराज जी, क्योंकि अगर एक महीने की बात की जाए तो जीरे में भी करीबन 7-8% की गिरावट देखने को मिली है और इस साल में अब तक 20% की गिरावट के साथ जीरा काम करता हुआ नजर आया है। तो वो दो एक कमोडिटीज़ हैं जहां पर कुछ सपोर्ट नहीं है। और आपका पॉइंट वेल टेकन है पुखराज जी कि जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर पैसा तोड़ा है और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स ने काफ़ी हद तक लीड ली है, उसका नुकसान हमने इंडियन फार्मर्स को यहाँ पर आता हुआ देखा है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड गुआर एंड जीरा दोनों पर ही बात भी करने के लिए। वेल, एक और एरिया जहां पर हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट्स होते हुए देखे हैं, चाहे वो साल 2024 की बात हो या FY25 के नंबर्स भी जो आ चुके हैं, वो है दालों का बाजार। हमारे साथ इब्जा के IPJ के चेयरमैन बिमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। बिमल जी नमस्कार। सेल्फ सफिशिएंसी की हम बातें करते हैं लेकिन रिकॉर्ड इंपोर्ट सामने करते हैं, चीप इंपोर्ट भी हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। सरकार की तरफ से जिस तरह की ये नीतियाँ बनती हुई नजर आई हैं, वो बार बार हमें नंबर्स में देखने को मिलती हैं। आपसे पहले भी बात हम कर चुके हैं, 2024 के जब नंबर्स आए थे तो हमने ये चर्चा की थी। FY25 के नंबर्स भी अब यहाँ पर आए हैं। जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो भी उस स्पीड से नहीं है जितना ट्रेड शायद देखना चाहता हो। आप कैसे सेंस बना रहे हैं इन सब नंबर्स की? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, बातचीत हम कर चुके हैं और मैंने पहले भी कहा है कि जो सरकार की जो नीति है, एक तो MSP आप बढ़ाते जा रहे हैं और लेकिन आप MSP पे आप दालों का प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे, और आपको जो सस्ती इंपोर्ट हैं जो आप अलाउ कर रखे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही, किसानों के लिए बहुत ही जो है वो बहुत ही घातक है, वो बहुत ही काफ़ी नुकसानदायक है। और ये बात हम बार बार अपील कर रहे हैं, सरकार से भी अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी मैंने कई बार कहा है। तो देखिए, दालों का जो जो सिचुएशन है हमारे यहाँ इस बार जो है, अगर आप प्रोक्योरमेंट देखेंगे, तुअर का अच्छा प्रोक्योरमेंट हुआ है, 6 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, जबकि सरकार का 13 लाख टन का उनका अनुमान था। 6 लाख टन के बावजूद भी जो तुअर है आज MSP से नीचे बिक रही है। हालांकि सरकार ने MSP को फिर से रिवाइज किया है और नई खरीफ सीजन के लिए MSP के भाव 80 रुपये हैं। अभी मंडियों में जो देसी तुअर है वो लगभग 66 से 68 रुपये चल रही है। और अब मैं आपको बताऊं कि जो इम्पोर्टेड तुअर है वो लगभग 55 रुपये से लेके 62 रुपीज़ तक हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी बिक रही है। सामने जो अफ्रीका की जो क्रॉप अभी सामने हार्वेस्ट होने वाली है अगले महीने, तो हम देख रहे हैं कि अगस्त महीने से यहाँ पे हमारे यहाँ अराइवल शुरू होगी और लगभग इस बार अफ्रीका की बहुत अच्छी क्रॉप है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि जो तुअर के जो भाव है वो जो इम्पोर्टेड तुअर के जो भाव है वो घटकर 50 रुपये और 50 रुपये से भी कम हो जाएंगे। तो एक तरफ आप देखिए तुअर के भाव 50 रुपये, दूसरी तरफ MSP 80 रुपये। सामने नवंबर में हमारी क्रॉप होगी, अगर मानसून सब अच्छा रहा और हमारी क्रॉप अच्छी रही, हम अनुमान करें कि 40 से 42 लाख टन का उत्पादन हो, तो सरकार के लिए इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट 80 रुपयों में, जबकि भाव चल रहे हैं 50 रुपये, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार के लिए संभव होगा कि 80 रुपये में वो प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे इतनी बड़ी क्रॉप को। और या करना भी चाहिए, वो फिजिकली भी, वो फिजिकल प्रूडेंस के हिसाब से भी कोई समझदारी का काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पॉलिसी को हम जो अपील किया बार बार करते जा रहे हैं सरकार को, लास्ट कम से कम 1 साल से तो हम बार बार सभी डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से हम मिलते जा रहे हैं और उनसे बार बार हमारा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आप इस पे ध्यान दें। एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। देखिए सर मनीषा जी, हमको 2030 तक 40 मिलियन टन दाल, 400 लाख टन दालों का उत्पादन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट लगभग 400 लाख टन होगी। जिस हिसाब से हम इंपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो हम आत्मनिर्भरता की तरफ बात कर रहे हैं, हम लगता है कि आत्मनिर्भर नहीं, हम हमारे प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर नहीं होके हम लगता है कि हम जो इंपोर्ट पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि इसी तरह जो अगर आप देखेंगे एडिबल ऑयल्स में हुआ था,
सस्ते सस्ते पाम ऑयल के चक्कर में हमने हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं उन्होंने वो काफ़ी डिसवेड हो गए थे और उन्होंने हमारे यहाँ ऑयल सीड्स का उत्पादन कम कर दिया था। तो मैं समझता हूँ अगर ये स्थिति बनी रही कि तुअर की एमएसपी 80 रुपया और लोकल और यहाँ पे इम्पोर्टेड तुअर 50 रुपये में मिल रही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार जो किसान है उसको एक अच्छा मैसेज मिलेगा, वो प्रोत्साहित एब्सोल्युटली। होगी। उसी तरह सिर्फ तुअर में नहीं, अगर आप इस साल की जो रबी क्रॉप है आप देखेंगे मसूर के भाव 67 रुपये एमएसपी है, जबकि मंडियों में जो भाव है 57 रुपये से लेकर 60 रुपये तक चल रहे हैं। सरकार इस साल हमारा जो उत्पादन है 18 लाख टन है, क्या सरकार 18 लाख टन खरीद पाएगी? ये संभव नहीं है। और जो किसानों को अपना माल जो इम्पोर्टेड जो तुअर है वो आज 58 रुपये 59 रुपये में मिल रही है। तो जो ट्रेड है वो कभी भी 67 रुपीज में नहीं खरीद पाएगा देसी को। तो इसलिए किसानों को जो अपनी जो मसूर है वो बाजार भाव में बेचनी पड़ेगी। तो एक तरफ हम एमएसपी की बात कर रहे हैं। सो बिमल जी, आई जस्ट वांट टू गेट अ सेंस, इतने सारी कॉन्वर्सेशंस हैं, इवेंट्स हैं, लोग एक साथ आते हैं, मिलते हैं, पॉलिसीज भी बनती हैं, पेपर भी यहाँ पर सरकार को दिया जाता है, उसके बावजूद भी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और जैसे आपने कहा गेजिंग इनटू क्रिस्टल बॉल अगर हम यहाँ पर करें तो मान के चल सकते हैं कि प्राइसेस एमएसपी के ऊपर शायद ही यहाँ पर जाते हुए नजर आए, क्योंकि सरकार ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दी है यहाँ पर इन सेंस ऑफ इंपोर्ट्स को लेकर। तो अब यहाँ से अब क्या सेंस निकल के आ रही है, क्योंकि सब डेस्टिनेशन कंट्रीज हमारे लिए ग्रो कर रही हैं, हमारी भी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। आपको किस तरह की स्थिति अब नजर आती है 2025 के लिए? देखिए एमएसपी अगर जो सामने लास्ट जो नेक्स्ट 7 महीने हैं या 6.5 महीने जो बाकी है इस साल के 2025 के, मुझे लगता है कि अगर ये पॉलिसी बनी रही कि दालों में भी कोई भी भाव में वृद्धि होगी, रादर इनमें अभी गिरावट की काफी उम्मीद है, क्योंकि भाव मैं समझता हूँ कि खासकर जो तुअर में और जो बाकी दालों में है उनमें मैं समझता हूँ कि सामने काफी गिरावट आएगी, क्योंकि सामने जो ओरिजिन्स जो हैं वहाँ पे अब सारी जगह सब जगह अपने हार्वेस्ट होंगे। येलो पीस की हार्वेस्ट रशिया और कनाडा में होंगे, लेंटिल्स का हार्वेस्ट कनाडा में होगा, बाद में ऑस्ट्रेलिया में होगा, चने का भी हार्वेस्ट 9 अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाएगा, और तुअर की जो हार्वेस्ट है वो अफ्रीका में ये अगस्त महीने में हो जाएगी। तो हमारे एंड साथ में बिमल जी ब्राजील साथ में यहाँ पर कैरियोका बीन्स भी भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। ब्राजील भी जो 2.5 लाख टन इस बार अनुमान है कि वहां से उड़द आएगी। तो आप देखेंगे हर ओरिजिन में दालों का काफी उत्पादन है, और ये सारी दालों का जो मार्केट है वो ये सारी जो उत्पादन जो किया है उन्होंने इंडियन मार्केट को देख के किया गया है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हमें इंपोर्ट से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब हमारे यहाँ अगर उत्पादन नहीं है तो हमें इंपोर्ट करना होगा, लेकिन आप जो भावों को बैलेंस करने के लिए एक डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए। सरकार की अगर ये पॉलिसी रही तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो ये जो सिचुएशन है, अगर यही पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, हम सस्ता इंपोर्ट मंगाएं। जैसे कि मैं बताऊं कि येलो पीस जो है अब सामने हार्वेस्ट होगा जुलाई महीने में रशिया में, और अभी जो अनुमान आ रहे हैं, भाव के अनुमान आ रहे हैं, यहाँ पे जो लैंडिंग कॉस्ट 30 रुपये होगा। 30 रुपये की दाल का जो मटर है उसकी मटर दाल बनेगी 37-38 रुपीज में, जबकि तुअर के भाव अगर एमएसपी 80 रुपये है तो उसकी तुअर की दाल जो रिटेल मार्केट में होगी 125 रुपये। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे यहाँ कंज्यूमर है वो इतने बड़े प्राइस गैप में वो जरूर उसमें डिमांड शिफ्ट हो जाती है, और हम पहले भी देखा है और देखते आए हैं, और मैं समझता हूँ इसमें काफी बड़ा इजाफा होगा अगर यही पॉलिसी बनी है डिमांड को शिफ्ट होने। तो हमारे यहाँ डिमांड भी शिफ्ट होगी, और हम एक सस्ती दालों के जो इम्पोर्ट हो रहे हैं हम उस पर काफी डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्रेजेंट पॉलिसी है सही नहीं है, सरकार को एक बैलेंस पॉलिसी की जरूरत है। आज भी शायद सीएससीपी की एक मीटिंग है जो रबी क्रॉप के ऊपर उन्होंने भावों के एमएसपी को डिसाइड करना है। आप एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आप सस्ती दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जो पॉलिसी है वो काफी कंट्राडिक्टरी है। इस पॉलिसी को आपको रिकंसिडर करना चाहिए, इसमें बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए ताकि भावों में स्थिरता बनी रहे। एमएसपी के साथ एमएसपी के जो भाव है इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए। एमएसपी अगर इररिलेवेंट हो जाएगी तो फिर सिर्फ एक नारा ही बन के रह जाएगा, सिर्फ ये एक कागजी कार्रवाई बन के रह जाएगी। अगर आप आई गेट योर पॉइंट बिमल जी, क्योंकि एक तरफ इनपुट कॉस्ट यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, तो किस तरह किसानों को यहाँ पर देखा जाए और किस तरह से ट्रेड और कंज्यूमर को बैलेंस किया जाए, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क देयर। पर एक फाइनल सवाल, और क्योंकि आपने यहाँ पर डिमांड की बात करी, दालों का अगर डिमांड ग्रोथ इंडियन मार्केट्स में देखें तो वो एज ऑफ नाउ क्या है? क्योंकि एक बहुत बड़ा कैंपेन या एक बहुत बड़ा फैड है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, पल्सेस प्रोटीन का। आपको लगता है वो डिमांड पे एक असर आता हुआ देखेंगे हम? क्या वहां से कोई पॉजिटिव खबर है?
बिल्कुल हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमारा आईपीजे का ये एक हमेशा हमेशा कोशिश बनी रही है। सरकार को हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं कि प्राइस पॉलिसी फोकस होना चाहिए। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, आज मैं बता दूं हिंदुस्तान को अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो ये कि सनराइज इंडस्ट्री बन सकती है। हम इंडिया कैन बिकम ए ग्लोबल हब फॉर प्रोटीन इंडस्ट्री। हमारे यहाँ चूंकि हालांकि हमारे हमारे यहाँ खुद ही मेल न्यूट्रिशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। तो दालों का जो हमारा उत्पादन, हम उस दालों से जो प्रोटीन बना सकते हैं उससे उससे काफ़ी जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको हम फोर्टिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मिड डे मील हैं या और भी कई जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये हम इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर दालों का उत्पादन होगा और अगर उससे हम प्रोटीन इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देंगे तो किसानों को भी उसको फायदा होगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है। तो ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है जिसको सरकार पे हम इस पर बार बार हम सरकार की तरफ ध्यान उनको लेकर आ रहे हैं और इसमें हम काम भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे सरकार ध्यान देगी। लेकिन अभी जो जरूरत है वो है कि आप सस्ती दालों का इंपोर्ट बिल्कुल बंद करें। खास कर येलो पीस का तो इंपोर्ट आपको या तो बंद करिए या 50% ड्यूटी लगाएं। नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये हमारे किसानों के लिए नहीं, हमारे देश के लिए बहुत घातक होगी। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको सब, ट्रेड और इंडस्ट्री तो मैं बता दूं आपको बहुत बुरी तरह से सफर कर रही है लास्ट 1 साल से। और अगर ये स्थिति बनी रही तो मेरे ख्याल से आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ट्रेड इंडस्ट्री के लिए और नए किसानों के लिए। मतलब एब्सोल्युटली अगर पिछले 3-4 साल की बात की जाए तो बहुत बड़े वॉलेटाइल मूव्स हमने यहाँ पर दालों में आते हुए देखे हैं। कहाँ इतनी तेजी 2023 में देखने को मिली थी। पिछला साल ऑफ कोर्स गिरावट वाला रहा और 2025 में तो प्राइसेस एमएसपी के नीचे लगातार अब तक इस साल में बनते हुए नजर आए हैं। बिमल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के दिनेश सोमानी, एनजेएम फाइनेंशियल्स के प्रणव मेर। सोने को आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर हलचल ज़्यादा है। एंड दिनेश जी, यूएस का सीपीआई डेटा से पहले हमने हल्की सी बढ़त यहाँ पर बनते हुए देखी है, लेकिन क्या ये सस्टेन करेगी? बिल्कुल 97,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 96,880 का जो लेवल है यहाँ से सपोर्ट लेगा प्राइजेस। वो प्राइजेस दोबारा 97,450 के आसपास जाने की संभावना लगती है। 96,600 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें बाइंग के बने रहना चाहिए। सेकेंडली एक जो न्यूज आई है इसमें कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को सब्सटेंशियली रिड्यूस किया। आई थिंक 17 इयर्स के लो पर आ चुका है। आई थिंक ये रिसेशन लाइक फियर्स ही है जो प्राइजेस को और आगे एक्सलेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं गोल्ड की प्राइजेस। प्रणव, चांदी आप कैसे देखेंगे, क्योंकि तेजी के बाद कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर आई है? ये थोड़ी कंसोलिडेशन और हो सकती है। आने वाला सीपीआई का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा सिल्वर के लिए। तो नीचे में हम 1,05,000 का जो सपोर्ट है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मानते हैं। इस सपोर्ट के साथ अगर आप लॉन्ग में है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्की रहेगा। रिस्क एवियर्स इन्वेस्टर्स के लिए बाय कर सकते हैं, बट हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1,05,000 के नीचे का। जब तक ये स्टॉप होल्ड कर रहा है आपको ट्रेड्स में दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ ये 1,06,500 1,07,000 की तरफ वापस जा सकता है, बट अगर ये लेवल ब्रीच कर जाता है तो हमारे हिसाब से एक बार एग्जिट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग पोजीशंस में तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का ये मौका अच्छा रहेगा। और नीचे की तरफ में फिर आपको ये 1,02,000 की तरफ जाता है तो वहां से आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं सिल्वर में। दिनेश जी, आप कॉपर को कैसे देखेंगे, क्योंकि कुछ सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ जरूर नजर आया है। बाजार बैकवर्डेशन से लेकर डॉलर डिक्लाइन सबका फायदा उठाता हुआ दिखा। जी बिल्कुल, पिछले दिनों में कॉपर में अच्छा खासा मूव आया था। डाउन साइड से लेवल से ऊपर 887 के लेवल ऑलमोस्ट ने छुए। वहां से करीब करीब 17 रुपया नीचे ये ट्रेड कर रहा है। 867.50 ये बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। आई थिंक ये टेस्ट करने के लिए आया है। 867.50 अराउंड बाय करना चाहिए। 877 884 के अपसाइड टारगेट, 863 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और एक फाइनल सवाल कच्चे तेल पे प्रणव, यहाँ पर क्या लगता है आपको? कच्चा तेल अब अगर हम देखें तो $66 टूवर्ड $67 WTI क्रूड चल रहा है और टूवर्ड 68-69 ब्रेंट क्रूड चल रहा है। तो इस लेवल के आसपास काफी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। पिछली बार जब हम प्राइजेस में देख रहे थे तो एक कंसोलिडेशन हुआ था, तो इसी लेवल के आसपास वो सपोर्ट ले रहा था। अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ हमें लिमिटेड दिखता है क्रूड में। अगर आप ब्रॉडर व्यू की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट्स में भी वही लेवल 5800 5850 का लेवल है ऊपर की तरफ में। इंट्राडे में हमें शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी मिल सकती है क्योंकि इन्वेंट्री का डेटा भी है। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं जो ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। डिमांड आउटलुक थोड़ा अभी भी मिक्स्ड है।
तो हमारे हिसाब से कुछ फ्रेश ट्रेड के लिए वेट करना चाहिए, या तो हम रेजिस्टेंस के आसपास आए तो वहां पे एक बार फ्रेश सेल का इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है, लेकिन जहां तक सोने, चांदी और कॉपर की बात है, कुछ बाइंग स्ट्रैटेजीज यहां पर उभरती हुई। दिनेश जी, प्रणव एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।